नमस्कार, डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और डीडी डायलॉग में आज बात बिहार की हो रही है। बिहार विधानसभा चुनावों के संदर्भ में पटना में इस वक्त मौजूद हैं हम, और पटना में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा में रहते हैं, क्योंकि उनका सफर जो है पटना से दिल्ली तक का बड़ा दिलचस्प सफर है। वो पटना में रह करके बिहार पर भी जो है निगाह रखते हैं और साथ साथ दिल्ली में रहकर पूरे देश पर भी निगाह रखते हैं। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ, नित्यानंद राय जी हैं हमारे साथ, बिहार भाजपा के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद जी, आप हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम नित्यानंद राय जी से बिहार चुनाव और बिहार पर और देश पर चर्चा करें, नित्यानंद राय जी के राजनीतिक सफर पर एक छोटी सी क्लिप पर निगाह डाल लेते हैं। नित्यानंद राय भाजपा के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1982 में एबीवीपी से की थी और 1990 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 1998 में नित्यानंद राय को भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष और 2016 में बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बाद में उन्होंने राज्य सचिव, महामंत्री और बिहार भाजपा इकाई के अध्यक्ष का भी पदभार संभाला। साल 2000 से 2014 के बीच वे 4 बार बिहार विधानसभा के सदस्य रहे और वर्ष 2014 से वे लगातार उजियारपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। बिहार की राजनीति में नित्यानंद राय की पहचान तीक्ष्ण राजनीतिक कौशल और जमीन से जुड़ाव के नेता वाली रही है। तो नित्यानंद राय जी हमारे साथ हैं। लंबा सफर रहा है, छात्र जीवन से लेकर अब तक यहाँ तक पहुंचे हैं। नित्यानंद राय जी, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो सबसे पहले लालू यादव जी ने ट्वीट किया है 6 और नवंबर 11 नवंबर को चुनाव है। उन्होंने ट्वीट किया है 6-11 एनडीए बिहार से 9-2-11। शायद वह भूल गए जो उनको भूलना नहीं चाहिए। आज से 20 साल पहले ही उन्होंने जो जंगल राज बिहार में स्थापित किया था, परिवारवाद की परंपरा उन्होंने जो प्रारंभ की थी, ऐसे तो कांग्रेस ने पूरे देश में प्रारंभ किया था, लेकिन बिहार में लालू जी ने प्रारंभ किया। और उस जंगल राज में जो लगभग 60 नरसंहार हुए थे, हजारों हजार हत्याएं हुई थी, जिसका एफआईआर हुआ, लेकिन लाखों हत्याएं हुई थी जिसके एफआईआर तक नहीं उस जंगल राज में लिया जाता था। और विकास नाम का कोई चीज नहीं था। और कभी एक किसी व्यंगकार ने व्यंग किया था कि लालू जी के इस जमाने में अगर कोई अपराधी भागते भागते रोड पर किसी सड़क के गड्ढे में गिर जाए तो पुलिस ढूंढ भी नहीं पाएगी। इतना बड़ा गड्ढा होता था कि उसमें कोई रह भी जाए, छुप भी जाए तो बेंगार की बात मैं कर रहा हूं। तो इन सब करतूतों के कारण जनता ने उनको पहले 9-2-11 कब करा दी। अब 9-2-11 जो व्यक्ति हो गया है तो उसको बार बार 9-2-11 ही याद आएगा, इसलिए कि जनता ने उनको 9-2-11 करा दी है। लेकिन नित्यानंद राय जी, आप लोग जहां से शुरू करते हैं 20 साल पुराना जंगल राज याद दिलाते हैं। सर 20 साल से तो बिहार में आप हैं, तो 20 साल पुरानी बातें याद करा कर आप लोग चुनाव क्यों जीतना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैं बहुत धन्यवाद आपको। वो 9-2-11 वाली पार्टी से, जंगल राज वाली पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि इस 20 वर्ष के कालखंड में हमने जो किया है, यानी एनडीए जो की है, उसका हिसाब देने के लिए मैंने तेजस्वी जी को कहा था कि आप एक दिन अपने घर पर बुलाइए, मैं आपका 1 गिलास दूध या आधा कप चाय पिएंगे और 20 साल का हिसाब दे देंगे। मेरा हिसाब अगर गड़बड़ रहा तो आपकी जीत, अगर हमारा हिसाब सही है तो आपका पराजय। कहां उस चुनौती को स्वीकार किया? अब तो आचार संहिता लग गया,
अभी आपकी चुनौती कायम है इस चुनाव में भी? आज भी चुनौती कायम है। अगर चुनाव आचार संहिता बाधा न हो तो अभी भी जाने के लिए तैयार हूं, नहीं तो किसी न किसी माध्यम से जरूरत होगा तो आप सबके माध्यम से भी उनको विकास का हिसाब में जल्द दे देने वाला हूं। तो आप चुनाव के दौरान में तेजस्वी से सीधा 1-to-1 बहस करने के लिए तैयार हैं एकदम। बिहार के विकास पर? मैं आपके माध्यम से मैं उनको संवाद दे रहा हूं कि आप ही के मंच पे आ जाए और बिहार के विकास और जंगल राज को की परिभाषा वो भी समझ ले, विकास की परिभाषा हम उनको समझा दे। दूसरा है कि सिर्फ 15 वर्षों को याद कराकर हम चुनाव नहीं जीतना चाहते। 15 वर्षों का कलंक जो बिहार के माथे पे है, जनता उसको भूल नहीं पा रही और उसकी आवाज जो है जंगल राज की, उसको हम लोग भी याद रखे हुए हैं, जनता भी याद रखी हुई है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस 20 वर्षों में बिहार की सड़कें की स्थिति देखिए। जब यह विदेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए बिहार में यात्रा किए थे तो इन्होंने एक हिसाब दिया था, मैं इतने घंटे में, इतने दिन में मैं इतने 100 किलोमीटर की यात्रा कर ली, शायद 10% भी उस जंगल राज की टूटी हुई सड़कों पर यात्रा नहीं कर पाते। आज यहां घर घर बिजली है, गांव गांव सड़क है, आज यहां सुशासन की व्यवस्था है, आज यहां वृद्धा पेंशन भी 400 से 1100 हो गया है। यहां करोड़ों की संख्या में, एक दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, करोड़ों की संख्या में हमारी जीविका दीदी हैं, वह कहते हैं कि अभी हुआ है, करोड़ों की संख्या में। और भारत की सरकार ने तो 8000 पहले ही जीविका की बहनों को अपने उद्योग के लिए पहले ही से दे चुकी है और आज 75 लाख से भी ज्यादा जीविका की बहनों के खाते में 10 चल गया है। और मैं तो खुशी हो रहा हूं कि उस 10,000 से जो हमारी बहनों ने जो काम किया है उसका मैं अभी मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि उसका हम प्रोडक्शन, लोग कहते हैं कि 10,000 में क्या होगा, 10,000 लेने के लिए तो 10 रुपए सैकड़े ब्याज महीने दर से, वार्षिक दर नहीं महीने से उनको लेना पड़ता था और उनको चुकाने में उनकी जमीन बिक जाती थी, घर बिक जाता था, बंधक पड़ जाते थे। 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं बिहार के विकास के लिए दिए। 11 वर्षों में 14 लाख करोड़ एक दिन में तो नहीं दिया गया। तो हम जंगल राज के को याद कराकर हम सिर्फ सत्ता में आने की बात नहीं कर रहे हैं, सत्ता में आकर हम बिहार की जनता की सेवा करने के लिए अपने विकास की धरातल पर खड़े होकर हम डंके की चोट पर विकास और बिहार की सेवा और बिहार का जो वैभव था जिसको लालू जी ने लुटा दिया था और बदनाम कर दिया था, उसको जो हमने बढ़ाया है, यानी एनडीए सरकार जो बढ़ाई है, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उसके आधार पर हम चुनाव में जा रहे हैं। और जंगल राज लोग याद रखे हुए हैं। किसी के चेहरे पे अगर कोई घाव आ जाता है तो दाग मिटने में भी काफी वर्ष लगता है, कभी तो जिंदगी भर व्यक्ति का, मैं बात करूं, नहीं मिट पाता है। लेकिन बिहार में कम से कम उस जंगल राज का वह कोहराम और वह लालू राबड़ी सरकार का दिया हुआ दर्द, बच्चों की चीख, होता हुआ पलायन, फैक्ट्रियों का बंद होना और जातीय उन्माद, नरसंहार, सामूहिक बलात्कार से लेकर बच्चों को भी फिरौती के लिए अपहरण और उसकी हत्या, क्या बिहार यह भूलेगा? क्या नहीं भूलेगा। बिहार के लोग भी याद रखे हैं और हम लोग भी बिहार की राजनीति करते हैं, तो हम लोग जैसे भी उस जंगल राज को भोगे हैं, इसलिए यहां रहने वाला हर व्यक्ति, अमीर, गरीब, व्यापारी, किसान, मजदूर, छात्र, हमारी मां बहनें सब भोगा है। इसलिए
बिहार के जंगल राज को न भूला जा सकता है और न लोग भूले ही। अब लोग ये बिहार में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपके बड़े नेता दिल्ली से जो आने वाले, आप भी दिल्ली से आते हैं, तब सब घुसपैठियों की बात करते हैं। अभी 69 लाख के करीब वोटर जो हैं वो काट दिए एसआईआर की प्रक्रिया में। अब उसमें घुसपैठिए क्या है कोई बता ही नहीं रहा। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो बताए भाई 69 लाख में कितने घुसपैठिए बिहार में थे जिनको आपने छटवाया? देखिए, मैं जरूर कहूंगा कि जो भी मतदाता सूची से जितने भी लाख मतदाता बाहर हुए हैं उसमें कई श्रेणी के हैं। कुछ तो ऐसे हैं जी जो स्वर्गवासी हो गए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में तुष्टीकरण के तहत उनको मतदाता सूची में गलत कागजातों के आधार पर या बिना कागजात के उस समय जो कि जंगल राज ही था, तो उस समय उनको जो मतदाता सूची में सूचीबद्ध कराया गया, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, वैसे लोग भी हैं। बहुत लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनका 2 स्थानों पर रहा होगा तो एक स्थान पे चला गया होगा, जो चुनाव आयोग का नियम है। तो सब मिलाकर उतने लोग हैं। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत दिनों के बाद पूर्ण समीक्षा मतदाता सूची का कराकर पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची को बिहार के चुनाव के लिए समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और घुसपैठिए यहाँ हैं और आज घुसपैठिए की दिन नहीं है कि घुसपैठ कर ले। हमारा बीएसएफ तैनात है, बिहार की सरकार भी है, तो राज्य सरकार जहां जहां हमारी है वहां हम पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं, नकेल कस दें। घुसपैठिए भी क्या परिंदा भी नहीं पर मार सकता है। हमारे यहाँ घुसपैठ बंद है। छीटपुट करने की कोशिश भी करता है तो उसको कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार बार बार अभी भी घुसपैठ कराने में दिन रात लगी रहती है। रात में भी हमारी ममता जी सोचते हैं कि अगर 1000-2000 घुसपैठी आ जाए तो हमारा वोट बढ़ जाए, इसलिए कि राजनीति उनकी तुष्टीकरण की है। तो बिहार में 14 वर्षों से निश्चित रूप से जब डबल इंजन की सरकार वहां यहाँ है तो बिल्कुल बंद है। पर सवाल फिर ये आता है नित्यानंद जी कि अल्टीमेटली कितने घुसपैठी हैं, और अब क्योंकि 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, आप गृह राज्य मंत्री हैं, आखिर इन घुसपैठियों को कब निकालेंगे? 11 साल तो हो गए। देखिए, घुसपैठिए का आना बंद हो गया है। पहले से घुसपैठी आए हैं। सरकार इस पर संवेदनशील है, सचेत है। मोदी जी की सरकार है। एक एक घुसपैठी इस देश से आने वाले समय में बाहर होंगे। देश इंतजार कर रहा है। देश की इच्छा को नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये घुसपैठिए जल्द बाहर हो। एक बात जरूर मैं जानना चाहूंगा कि अभी तेजस्वी जी की बात हो रही थी, मैं एक बयान देख रहा था आपका। आप कई बार जो है ऐसे बयान देते हैं जिनकी चर्चा गूंज दूर तक सुनाई देती है। आपने तेजस्वी यादव जी को यहाँ कालिया नाग बोल दिया है, इसलिए बोले कालिया नाग का कर्म करने वाले। कालिया नाग, देखिए कालिया नाग क्या था, महाभारत में पढ़िए, भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को नाथा था। और हम लोग क्या बोलते हैं कि जनता हमारी जनार्दन है, यानी भगवान है। हम लोगों के लिए तो भगवान जनता होती है। तो हमने कहा था कि बिहार की जनता कलिया नाग की तरह तेजस्वी को नाथ देगा। कलिया नाग इसलिए बोले कि कलिया नाग ने जमुना के पानी में विष घोल घोल कर जीव जंतु को त्राहिमाम करा दिया था। लोगों की मौत हो रही थी, पशु पक्षी पानी पीने वाले की मौत हो जा रही थी, और भय का वातावरण हो गया था, अराजकता फैल गई थी। तो कृष्ण ने कलिया नाग को नाथ दिया था। तो उस समय के भगवान ने कलिया नाग को नाथा था। तो इस लोकतंत्र के भगवान जनता कलिया नाग जो विष घोलता है समाज में, जाति उन्माद पैदा करता है, भड़काता है, अपराधियों को घर में बैठाकर उसका स्वागत करता है, तो उस कलिया नाग को जनता नाथ देगी और नाथेगी ही।
9-2-11 होने के बाद भी उसको नाथ देगी यहाँ की जनता। तो आपको गुस्सा शायद इसलिए आया था क्योंकि बिहार में लगातार प्रधानमंत्री जी की दिवंगत मां को अपमानजनक शब्दों गालियों का प्रयोग हो रहा था प्रधानमंत्री जी के लिए, उनकी मां के लिए, जो अब दुनिया में नहीं है। देखिए, इसलिए आपको गुस्सा आया क्या? गुस्सा उसको नहीं कहेंगे, लेकिन अपार दुख हुआ था। उस अपार दुख जो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को जो गाली देने का काम राहुल जी और तेजस्वी जी करवाए, मंचों से हुआ, और तेजस्वी जी के तो सामने में ही हुआ। तो माता माता होती है, किसी की माता हो, उसको गाली देना अपने समाज में उसको पाप माना जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी, सोचिए, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले नरेंद्र मोदी जी, जिनकी माता को अपने बच्चों के लालन पालन के लिए दूसरे के घर में बर्तन धोने जाती थी, मजदूरी करती थी, पानी भरती थी, और उस अवस्था में जब घर गरीबी के दौर से गुजर रहा था, और आज भी प्रधानमंत्री जी को देखिए तो गरीबों ने उनको मसीहा मान लिया था, माना है, अभी गरीब के मसीहा गरीबों ने माना है। तो ऐसी मां जो गरीबी की जिंदगी अपने बच्चों के साथ जी रही थी, और जब प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए जब घर का उन्होंने परित्याग किया, तो वह मां उनको अनुमति दी, आशीर्वाद दी कि जाओ तुम इस देश के लोगों की सेवा करो। उसकी सेवा में जा रहे हो नरेंद्र, जो हमारी भी मां है, तुम्हारी भी मां है, यानी भारत मां है। आशीर्वाद है, तुम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करो। आपने अभी प्रधानमंत्री जी की बात करी। आप अक्सर ये कहते हैं कि भाई जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, वो भी नरेंद्र से विवेकानंद हुए, वैसे ही जो है ये नरेंद्र है आपके लिए गरीबों के मसीहा हो गए। आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं बहुत। जी जी करते हैं, और आज से नहीं करते हैं, बहुत पहले से करते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं आज गृह राज्य मंत्री हूँ इसलिए कर रहा हूँ। जब हम युवा मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय महामंत्री के कारण संगठन के दायित्व में उस समय थे, तो हमारे प्रभारी थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमने उनको देखा है, उनको सुना है, और बहुत ही तरीके से देखा है। हमको याद है, एक बार 1 मई के दिन उनके साथ रहने का मौका मिला। 1 मई का दिन था, बहुत खामोश बैठे थे, बहुत खामोश, बहुत देर से सोच रहे थे। और उनके स्वभाव में जितनी सरलता है, और उनसे कोई बात करे तो इतने सहज भाव में करते हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी है, तो हम लोग बात करते हैं तो लगता ही नहीं कि हम किसी प्रधानमंत्री, काम के मामले में प्रधानमंत्री जी दिखते हैं, लेकिन अपने व्यवहार के मामले में आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में ही बात करते हैं, और आज भी उनका व्यवहार एक कार्यकर्ता के रूप में है, जो हम लोग के लिए गर्व है। 1 मई का दिन था, और उनसे हम पूछे कि आप इतने खामोश क्या है, चाय लाएं? कुछ ऐसा ही कुछ बैठक में या कहीं कोई यात्रा में हम उनके साथ थे, तो मुस्कुराए थोड़ा सा, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में वेदना थी, हम समझ रहे। दोबारा हम पूछे, चाय लाए? बोले कि आज क्या है? हम कि 1 मई है। और क्या है? मुझको ध्यान नहीं आया, ये मेरी गलती थी। बोले कि और क्या है? तो मैंने दिन बता दिया, उस दिन का जो दिन था। तो बोले और क्या है? बहुत गंभीर रूप से बोले, लेकिन उनके अंदर जो दुख का भाव था। फिर हम उत्तर नहीं दिए। बोले कि आज मजदूर दिवस है। 1 मई मजदूर दिवस। 1 मई, उस दिन के हम अपने नरेंद्र मोदी जी को याद करते हैं, जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी है। कि 1 मई के दिन उनकी खामोशी कह रही थी कि मजदूरों का कल्याण हो, मजदूरों का शोषण हुआ है, मजदूर हमारे लिए आराध्य है। और आज जब
1 रुपया पेंशन पाने वाले उन मजदूरों को कम से कम पेंशन 1000 किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो बार बार मेरा मन ही कह रहा था वही 1 मई था जो हमने प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे उस दिन एक संकल्प देखे थे और मजदूरों के प्रति उनका प्रेम देखे थे या उनका कष्ट देखे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र से नरेंद्र, कि आज इस देश में कोई भूखे पेट नहीं सो रहा है, आज गरीब भी पढ़े, इसकी व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के विद्यालयों को खोलकर कर रहे हैं। आज उनका संकल्प है कि कोई भी हमारा देशवासी बिना छत के नहीं रहे। उस संकल्प को पूरा होते देख रहे हैं, पूरा हो रहा है, जो बचा है जल्द हो जाएगा। तो लग रहा है कि एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र जो गरीबों का मसीहा, विकास के भगीरथ और कर्मयोगी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दूसरा नरेंद्र यानी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। वैसे आपने, इसलिए हम उनको विवेकानंद से जोड़ते हैं। आपने मजदूर दिवस की बात की तो मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब डीडी न्यूज पर मेरे साथ एक इंटरव्यू किया था डीडी न्यूज के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं भारत का मजदूर नंबर 1 हूं, क्योंकि मैंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली और ऐसे मजदूर में दिन रात मेहनत करता हूं, तो इसलिए शायद उनको मजदूर दिवस की गर्व होता है हमारे। नित्यानंद जी, एक बात, आप नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं आपकी बातों से, और दुनिया में बहुत सारे उनके फैन हैं, लेकिन लगता है कि आपके जो सीनियर नेता हैं अमित शाह जी, वो आपके फैन हैं। वो जिस तरह से आपके लिए, आपके जब चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो वो जिस तरह से वोट मांगते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये भी उन्होंने एक बार कहा था कि मैं बीमार था कोरोना समय में, लेकिन नित्यानंद राय 5 बजे जाते थे और उसके बाद सुबह 5 बजे तक काम करते थे। मतलब जिस तरह से वो आपकी तारीफ कर रहे थे, एक सीनियर मिनिस्टर एक जूनियर मिनिस्टर की इस तरह से तारीफ करे, मतलब वो लगता है वो आपके काम के फैन है अमित शाह जी। देखिए, मेरा सौभाग्य है जीवन का, और इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप मुख्यमंत्री की इच्छा रखते हैं क्या? हाँ, मैं पूछने वाला हूँ आपसे ये सवाल। तो मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं। हाँ। इसलिए कि इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा में, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका अगर गृह राज्य मंत्री के रूप में नित्यानंद राय को है, तो इससे बड़ा जीवन की न कोई अवसर है और ना इससे बड़ी खुशी है। कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चाहें कि नित्यानंद राय जी बिहार के मुख्यमंत्री हो, तब वो आपको आदेश दें? मैं बता रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री की न इच्छा रखता हूं, न हमारी कोई दावेदारी है। और मैं जो कहने चाह रहा था, आप प्रश्नों को उत्तर, कि माननीय गृह मंत्री जी आकर बोले कि नित्यानंद कोविड काल में भी 5 बजे आकर सुबह में 5 बजे निकलता था। वह समय होता है 12 घंटे का, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को उस समय हम काम करते हुए देखे हैं, किस संकल्प और बिना थके हारे कोविड काल में काम करते थे। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी हम देखे हैं। हम तो 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक रहते थे, 12 घंटा हुआ। लेकिन कोविड काल में कोविड से प्रभावित होने के बावजूद भी 16 घंटा 18 घंटा से कम काम न हमारे प्रधानमंत्री जी करते थे और न हमारे गृह मंत्री जी करते। उनका मेरे प्रति प्रेम, छोटे भाई के प्रति उनके अंदर आशीर्वाद का भाव हमारे चुनाव के उस अखाड़े में जरूर उन्होंने कहा था, और वह चीज नहीं तो सर, मेरे लिए गर्व का है। सर, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि अगर वो आशीर्वाद आपको कहें और वो आदेश आपके पास आए कि नहीं वही राय मुख्यमंत्री होंगे, तब? नहीं, हमको प्रधानमंत्री जी
पार्टी, हमारे गृह मंत्री जी हमको बूथ अध्यक्ष ही बना देंगे ना, तो हमको उसमें भी खुशी रहेगी। बस पार्टी का काम कहीं ना कहीं हमारे पर कंधे पे रहे। अभी तो हम नीतीश उसमें जी भी खुश मुख्यमंत्री रहेंगे। होंगे ना आपके गठबंधन के। हमारे नेता हैं, हाँ हमारे नेता हैं, हाँ, तो हम मुख्यमंत्री वो होंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अगले मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे आपके गठबंधन के। देखिए, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे आगे के भी नेता हैं। ओके सर, एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में। आप लोग एक तो कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं एनडीए की, और दूसरा बहुत संक्षेप में चाहूंगा कि अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं, डेवलपमेंट, जंगल राज, फिर जो है आप लोगों को चुनाव में सेलिब्रिटीज को पीछे भागने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी कुछ और फिल्म स्टार्स के नाम आए, मैथिली ठाकुर का नाम आया, फिर आपको ये सेलिब्रिटी शहरों की जरूरत क्यों पड़ रही है? इतने कम उम्र की बिटिया जो अभी 25 साल अपने उम्र की पूरी की है, मैथिली ठाकुर का यह संकल्प था कि हम जंगल राज लाने वालों को एक न एक दिन जवाब देंगे, और जैसे अपनी उम्र को पार की, भारतीय जनता पार्टी को याद की और बिहार की सेवा का उन्होंने ऐलान कर दी, और अपने उस बचपन के दर्द को पाले पाले 20 वर्ष बाद जब वह राजनीति में आने की उम्र पे आ गई, तो उन्होंने बिहार की सेवा की घोषणा कर दी। उस दर्द की कहानी ने बिहार की राजनीति में आने के लिए, उस पलायन ने, उस परिवार के पलायन ने उसको जो सोच बनाई होगी बचपन में, वह आज आकर यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। इसलिए आई है। समय इतना ही है। कितनी सीटें जल्दी से, कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं एनडीए? 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। किसान के बेटा है, धरती की सुगंध और मिट्टी से पता कर लेते हैं कि फसल कैसी होगी। एनडीए की फसल कटेगी और भारी बहुमत से हमारी। चलिए देखते हैं, फसल तो तब कटेगी जब अच्छी बरसात होगी, वोटों की बरसात होगी। बहुत अच्छी बरसात हुई है, सामान्य से ज्यादा। इस बार पूरे देश में बारिश हुई है, और बारिश के कारण आज लोगों में इतनी खुशी जरूर है कि फसल भी अच्छी हुई है और हमारा वाटर लेवल भी बढ़ा है। शायद भगवान ने हमारे प्रधानमंत्री जी का सुना, उन्होंने जल संरक्षण का जो प्रार्थना किया था लोगों से, उस प्रार्थना को बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद राय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन चुनावों के लिए धन्यवाद आपको, आपके गठबंधन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।